हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है शेयर। शेयर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कंपनी के अंशधारी होते हैं कंपनी के कर्मचारी, कंपनी के ग्राहक, कंपनी के लेनदार, कंपनी के स्वामी। तो आप सभी को जो पता ही होगा कि जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, आप सभी को पता है ना, जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, मेन मालिक होते हैं, अर्थात कंपनी के स्वामी होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। पूंजी खाता है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता, इनमें से कोई नहीं। तो जो पूंजी खाता होता है, पूंजी खाता तो पता है ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल। तो इन तीनों में से कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जो होता है वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3। कौन से अंश पर लाभांश की दर निश्चित होती है। एक चीज़ समझिएगा, नॉर्मली जो कंपनी होती है वो शेयर इशू करती है, वो 2 टाइप्स के। कंपनी जो शेयर इशू करती है वो कितने टाइप्स के इशू करती है, 2 टाइप्स के। एक इक्विटी शेयर, उसको हम लोग समतांश बोलते हैं, दूसरा होता है प्रेफरेंस। तो इक्विटी पे जो लाभांश की रेट होता है, लाभांश का रेट वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उस पर डिविडेंड का रेट जो होता है वो क्या होता है, हमारा फिक्स होता है। बात समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है कि कौन से अंश पर लाभांश की दर निश्चित होती है, समता अंश पर, पूर्वाधिकार अंश पर, कि दोनों पर, कि किसी पर नहीं। तो अभी हम आप लोग को बताएं कि प्रेफरेंस शेयर पर लाभांश की दर जो होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है। जब अंशों का हरण किया जाता है तो पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है, अंशों पर प्रदत्त राशि से, हरण खाते से, लाभ एवं हानि खाते से, या अवशिष्ट याजना से। तो इसका आंसर जो है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये हम आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अंशों का निर्गमन किया जा सकता है सम मूल्य पर, कम मूल्य पर, अधिक मूल्य पर, कि इनमें से किसी भी मूल्य पर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा कि अंशों का निर्गमन हम लोग किसी भी मूल्य पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को हस्तांतरित किया जाता है लाभ हानि खाते में, संचित पूंजी खाते में, संभावित संचय खाते में, कि इनमें से किसी में नहीं। तो इसको इनमें से किसी में नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, 7 क्या लिखा है। अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है लाभ हानि खाते में, सामान्य संचय खाते में, पूंजी संचय खाते में, पूंजी शोधन संचय खाते में। तो आप सभी को पता होगा कि जब भी हम लोग अंश हरण करते हैं उसके बाद जो हमारे शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट बचा रहता है उसको हम लोग किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो याद है आप लोग को एंट्री इसका क्या बनाते थे, शेयर में हम लोग लास्ट एंट्री याद होगा तो आपको बता देते हैं हम कि लास्ट एंट्री जो हम लोग बनाते थे वो बनाते थे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR। ठीक है ना। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व, टू क्या करते थे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फॉर फ्यूचर अकाउंट का बैलेंस होता है किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो चारों ऑप्शन में से देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। एक संयुक्त पूंजी कंपनी का पंजीकरण है अनिवार्य, ऐच्छिक, अनावश्यक, इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त पूंजी कंपनी का जो पंजीकरण होता है वो क्या होता है, अनिवार्य होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 50, 75, 100, 200। तो प्राइवेट कंपनी जो होता है, प्राइवेट कंपनी में ध्यान समझिएगा, मेंबर की जो मिनिमम संख्या होती है, मेंबर की जो मिनिमम संख्या होती है वो 2 होती है, और मैक्सिमम जो होती है वो हमारी कितनी होती है, 200। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि न्यूनतम कितनी होनी चाहिए तो 2 बताएंगे, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 200। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक पब्लिक कंपनी की प्रदत्त पूंजी इससे अधिक होनी चाहिए। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। तो कितने होने चाहिए? 5 लाख। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। एक कंपनी कितने प्रकार के अंशों का निर्गमन कर सकती है? 3, 2, 4, 5। तो ये हम आप लोग को अभी पीछे भी बताए थे कि नॉर्मली कंपनी जो होती है वो 2 तरह के शेयर इशू करती है, एक तो इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। पूर्वाधिकार अंश उन व्यक्तियों के लिए होते हैं जो निश्चित आय चाहते हैं, निश्चित आय चाहते हैं, वह जोखिम उठाना नहीं चाहते, जोखिम वहन पसंद करते हैं कि जोखिम वहन पसंद नहीं करते हैं। तो पूर्वाधिकार अंश ज़्यादातर वही लोग खरीदते हैं जिनको डिविडेंड का रेट जो है वो फिक्स चाहिए होता है और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि पूर्वाधिकार अंश पे रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है वो पहले से ही फिक्स होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा कोई रिस्क नहीं होता है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। निश्चित अवधि के पश्चात शोधन होने वाले अंश कहलाते हैं संचयी पूर्वाधिकार अंश, शुद्ध पूर्वाधिकार अंश, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश की उपरोक्त सभी। तो एक निश्चित टाइम के बाद अगर हम किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करते हैं तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध पूर्वाधिकार अंश। ठीक है ना, माने एक निश्चित टाइम लिमिट के बाद ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्या हो जाता है? पेमेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम दिखाया जाता है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में। तो निर्गमन पर जो प्रीमियम का पैसा मिलता है उसको हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं? तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 2 लगातार मांगों के मध्य न्यूनतम अंतराल होना चाहिए, 1 माह, 2 माह, 3 माह कि 4 माह। तो 2 कॉल के बीच में जो मिनिमम अंतराल होता है वो हमारा होता है 1 महीने का। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? प्रत्येक मांग राशि अंशों के अंकित मूल्य के अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 10%, 15%, 25%, 20%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी 25%। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। टेबल एफ अपनाने वाली कंपनी बकाया मांग पर किस दर से ब्याज वसूल करती है? मतलब ये बताया गया है कि अगर कोई पैसा हमारा कॉल्स इन एरियर होता है तो उस पर टेबल एफ के अकॉर्डिंग कंपनी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है? 10%, 6%, 7% कि 12%। तो जो चार्ज करती है कंपनियां वो करती है 10%। टेबल एफ के अनुसार अग्रिम मांग पर ब्याज की अधिकतम दर हो सकती है 6%, 5%, 10%, 12%। तो कॉल्स इन एरियर पे तो अभी हम बताएं आप लोग को कि 10% होता है, और यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है? कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस पे कितना हो जाता है? 12%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। सेबी के अनुसार न्यूनतम अभिदान की राशि निर्धारित की गई है कुल निर्गमन की 45%, कुल निर्गमन का 90%, कुल निर्गमन का 99% कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कुल निर्गमन का 90%। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यदि ऐसे अंशों का हरण किया जा रहा है जिन पर प्रीमियम की राशि वसूल नहीं हुई है तो प्रीमियम खाते को किया जाएगा डेबिट, क्रेडिट, न डेबिट न क्रेडिट, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि जब भी हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम पर शेयर इशू किए रहते हैं और उसका जब हम लोग फॉरफीचर करते हैं तो उस समय एंट्री क्या होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डी आर, याद है ना? तो यही पूछा है कि प्रीमियम खाते को क्या करेंगे? तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आज की क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन शेयर के एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। अब इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।